लेकिन पहले आपको बताता हूं उस हथियार के बारे में जो एक तरीके से चीन को खुद नेहरू जी ने दिया, और वो वैसा हथियार है जिसका इस्तेमाल आज भी चीन भारत के खिलाफ कर रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा कि चीन को हथियार नेहरू जी ने कैसे दिया। सुनिए उसके बारे में। 1962 के युद्ध में हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो नेहरू की थी, क्योंकि नेहरू ने चीन पर भरोसा करके 10 साल गंवा दिए। चीन से लड़ने में खुद को ताकतवर बनाने की जगह पर नेहरू चीन के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे। आपको आज जब बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि नेहरू जी को चीन से इतना प्रेम क्यों। लेखक एमजे अकबर ने कुछ साल पहले अपने एक लेख में लिखा, और इसका जिक्र और जगह भी आपको मिल जाएगा, कि 1950 में जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा किया तो अमेरिका ने यह प्रस्ताव दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी कहते हैं, जिसमें भारत परमानेंट सीट के लिए आज पूरी कोशिश कर रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन जाए। उस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका चाहता था तब कि चीन की जगह भारत को दे दी जाए। मतलब भारत 1950 में ही यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन सकता था, उसके झोली में आ रहा था यह मौका। इसको लेकर अगस्त 1950 में नेहरू की छोटी बहन और अमेरिका में भारत की तत्कालीन राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी सीक्रेट। विजय लक्ष्मी पंडित ने इस चिट्ठी में लिखा कि अमेरिका चाहता है चीन को हटाकर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेकिन नेहरू ने अपनी बहन को सीक्रेट जवाब दिया कि चीन को हटाकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का जगह लेना हर लिहाज से बुरा है। नेहरू ने कहा कि यह चीन से सीधा टकराव होगा और इससे हमारे और चीन के बीच रिश्तों में असर पड़ेगा। सोचिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने से भारत की पावर कितनी बढ़ जाती, और नेहरू जी इस बात की चिंता कर रहे थे कि चीन मेरा दोस्त मेरे से नाराज हो जाएगा, और वहां चीन तैयारी कर रहा था भारत को रगड़ने की, भारत पर हमला करने की। नेहरू चीन को नाराज नहीं करना चाहते थे, और इसलिए कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को सीट देने के लिए भारत कहता रहेगा। मतलब खुद नहीं लेंगे, और यह भी कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं, चीन को दे दो, हमको नहीं चाहिए, चीन को दे दो। यह नेहरू जी कर रहे थे। अपने पास सुनहरा मौका 1950 में खुद चलकर आया। अमेरिका कह रहा है भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दो। नेहरू जी कह रहे हैं ना हमको ना दो, नेहरू चीन को दे दो। क्या किया। और आज की डेट में कांग्रेस पार्टी कहती है कि पीएम मोदी को डर लगता है चीन से आंख मिलाने। अरे क्या नेहरू जी कर रहे थे और आप आज ये कह रहे हो। यह बात नेहरू ने काफी अरसे तक सीक्रेट रखी कि उन्होंने अमेरिका के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर वो ये बात बताते तो कई लोग विरोध करते कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली ने कहा था कि कश्मीर और चीन के मामले में गलतियों के लिए एक ही इंसान जिम्मेदार है। अरुण जेटली जी ने नेहरू के उस लेटर का जिक्र किया जो उन्होंने 2 अगस्त 1955 को देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था, और यह कहा था कि अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से सुझाव दिया है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, भारत को शामिल हो जाना चाहिए, चीन को नहीं। लेकिन चीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नहीं लेना चाहिए और चीन की जगह पर भारत को सुरक्षा परिषद में आना चाहिए। लेकिन नेहरू ने कहा कि हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि चीन के साथ संबंध खराब करना, और सुरक्षा परिषद में चीन जैसे महान देश का न होना चीन के साथ अन्यायपूर्ण होगा। यहां भारत को मौका मिल रहा था और नेहरू जी तराजू लेकर घूम रहे थे कि चीन के साथ अन्यायपूर्ण क्या होगा। कई लोग तो ये कहते हैं इसका मतलब फिर डर रहे थे आप कि चीन नाराज हो गया तो क्या होगा। अरे चीन नाराज हो गया तो क्या, भारत का हित पहले था कि चीन का हित पहले था। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 1950 में आ गया होता तो सोचिए आज भारत कहां कितना पावरफुल होता, वीटो पावर होती भारत के पास। और वो वीटो पावर चीन जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करता है दुनिया में आपको पता है। आज भारत अपनी स्थिति में है कि भाई ये रूस के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, हम अपना स्टैंड लेंगे। लेकिन आप यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के अगर आप यूएनएससी के परमानेंट मेंबर होते तो सोचिए आपकी ताकत और क्या होती।
अमेरिका के ऑफर के बाद, अच्छा एक मौका नहीं गया, दूसरा कब आया? अमेरिका के ऑफर के बाद 1955 में सोवियत संघ ने भी यूएन में भारत को स्थायी सीट देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नेहरू के जीवनीकार सर्वपल्ली गोपाल ने लिखा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बात पर जोर दिया कि यूएन में चीन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आदमी माथा पीट ले, एक नहीं दो बार गोदी में आके गिर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन जाओ, परमानेंट मेंबर, और नेहरू जी कह रहे हैं नहीं, मेरा दोस्त चीन बनेगा, और चीन हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। सोचिए अगर नेहरू ने ऐसा ना किया होता तो भारत की यूएन में स्थायी सीट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो आज भारत के पास यूएन में वीटो पावर होती, जबकि नेहरू ने यह वीटो पावर एक ऐसे देश को दिया, चीन को, जो बाद में हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की यूएन में लाइफलाइन बन गए। सिक्योरिटी काउंसिल की यह परमानेंट सीट वो हथियार है जो एक तरीके से नेहरू जी ने उठाकर चीन को दिया, लो, और वो हथियार आज भी चीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। आज वही चीन यूएन में हमारी स्थायी सीट के दावे में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है, जिसको नेहरू जी कहते थे ना हमको नहीं, चीन को दे। नेहरू ने चीन का तुष्टीकरण करने में इंतहा कर दी। इसका एक और उदाहरण आपको बताता हूं। एक इतिहासकार हैं क्लाउड आरपी, जो तिब्बत के मामलों के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने तिब्बत को लेकर कई किताबें लिखी। उन्होंने अपनी किताब विल तिब्बत एवर फाइंड हर सोल अगेन, इंडिया तिब्बत रिलेशंस में दावा किया है कि 1950 के दशक की शुरुआत में तिब्बत पर हमले के बाद वहां तैनात चाइनीज सैनिकों को जब खाने की कमी पड़ गई तो भारत से चावल पहुंचाया गया। चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था और नेहरू जी का भारत चावल परोस रहा था। चीन की सरकार ने तिब्बत में अपने सैनिकों के लिए भारत से 10,000 टन अनाज मांगा और नेहरू करीब 3,000 टन चावल भेजने पर राजी हो गए। नेहरू की चावल डिप्लोमेसी करीब 4 साल तक चलती रही। इसके बाद चीन ने तिब्बत में सीधा अपना अनाज सप्लाई सुनिश्चित कर लिया। फिर कहा ना जरूरत है, जाओ, भारत की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन सोचिए अगर वो चावल भारत ने न दिया होता तो तिब्बत की स्थिति आज क्या हो। और चीन कब्जा कर रहा है और नेहरू जी चावल खिला रहे। क्या दोस्ती। नेहरू की चीन नीति उनके करीबी लोगों के इशारे पर चल रही थी। इनमें से एक व्यक्ति थे के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर इतिहासकार थे जो बाद में डिप्लोमेट बन गए। वो 1950 में चीन के राजदूत थे जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया था। के.एम. पणिक्कर के बारे में इतिहासकार क्लाउड आरपी ने लिखा है कि कम्युनिस्टों के चीन पर कब्जे के पहले और बाद में दोनों शासन में के.एम. पणिक्कर ही चीन में भारत के राजदूत बने रहे। जबकि ऐसी परिस्थितियों में, यानी जब शासक बदल जाता है तो सामान्य तौर पर राजदूत भी बदल दिया जाता है, लेकिन नेहरू की कृपा से के.एम. पणिक्कर राजदूत बने रह गए। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा गया है कि मई 1950 में पणिक्कर को तत्कालीन चीन के शासक माओ से मिलने का मौका मिला और माओ से मीटिंग के बाद पणिक्कर ने बताया कि माओ बहुत दयालु हैं, उनकी आंखों में करुणा झलकती है, आंखों और चेहरे पर कोई निर्दयता नहीं है। पणिक्कर को माओ बिल्कुल अपने बॉस नेहरू की तरह लगते थे। नेहरू और माओ दोनों को उन्होंने मानवतावादी बता दिया। लेकिन अब आप यह सुनकर हैरान रह जाएंगे कि जिस माओ को पणिक्कर बहुत दयालु, मानवतावादी, नेहरू जैसा बता रहे थे, पणिक्कर की मीटिंग के 5 महीने बाद अक्टूबर 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया और तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तो वो दयालु माओ तिब्बत पर कब्जा कर रहा था। नेहरू के प्रिय राजदूत पणिक्कर को तिब्बत पर चीन के हमले की खबर भी ऑल इंडिया रेडियो से मिली। इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है कि तिब्बत पर चीन के हमले के कुछ दिन बाद संसद में नेहरू ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि मामले का शांतिपूर्ण समाधान हो जाएगा। लेकिन कैबिनेट के दूसरे सदस्य सरकार के सख्त स्टैंड लेने के पक्ष में, जैसे सरदार पटेल, जो मानते थे कि चीन ने राजदूत पणिक्कर को मूर्ख बनाया है बॉस, और राजदूत पणिक्कर को झूठे भरोसे में फंसाया, जिससे राजदूत पणिक्कर ने चीन के तिब्बत पर हमला करने वाली योजनाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को नेहरू को चिट्ठी लिखी कि अब जब चीन ने तिब्बत पर हमला कर दिया तो भारत को सावधान हो जाना चाहिए। यहां तो हम चावल खिला रहे थे।
कहां ही सावधान हो। लेकिन नेहरू ने उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जिन्होंने चीन के मामले में हमें डुबा दिया।